नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस चल रहा है थर्ड सेमेस्टर बीएससी फिजिक्स, चाहे मेजर फिजिक्स हो एमजेसी, चाहे माइनर फिजिक्स हो एमआईसी, चाहे इंटरडिसिप्लिनरी या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी आईडीसी या फिर एमडीसी का जो है वो आप लोगों का पेपर है। उसमें आप लोगों का जो पहला पेपर है पेपर 1 वो है जो एमआईसी और एमडीसी वाले हैं उनका तो एक ही पेपर है, और जो मेजर वाले हैं उनका 2 पेपर है। तो पहला जो पेपर है जो मेन पेपर सबके लिए है वो है थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। तो उसी का जो हमारा यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में हम लोगों ने जितना टॉपिक अभी तक कवर किया हुआ है उसी से रिलेटेड जो है वो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने जो है वो दिखेगा, और उसके साथ साथ हम लोग उसका आंसर भी करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों ने अभी तक जितना भी किया होगा, जितना भी टॉपिक किया होगा उसका रिवीजन एक तरह से हो जाए। और अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न होगा तो कोई टॉपिक कहीं देखने का ज़रूरत है तो आप जाके देख सकते हैं, जहाँ भी जैसे भी आपको नोट्स दिया गया, वीडियो दिया गया है, जो भी आपको प्रोवाइड किया गया अभी तक, उसमें जाके आप इस ऑब्जेक्टिव का आंसर भी चेक कर सकते हैं सही है या गलत है, जो भी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा हो, एलएनएमयू दरभंगा, पटना यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो बिहार का, सभी का अब जो है वो बीए बीएससी बीकॉम का सिलेबस सेम है, एमए एमएससी एमकॉम का भी सिलेबस सेम है। तो आप कहीं से भी पढ़ते हैं बिहार के लिए ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो सबका सिलेबस सेम होता है। आपको बार बार सवाल करना या फिर कुछ पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सिलेबस सबके लिए सेम है। तो कोई भी इसमें जो है वो बिहार के कोई भी स्टूडेंट है तो कर सकता है, कोई भी यूनिवर्सिटी से है। तो सबसे पहले हम लोग बुक का जो ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं। चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव है बुक में दिया हुआ उसको चेक कर लेते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है बुक का। ठीक है, तो इसका आंसर करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक किया हुआ है उससे रिलेटेड जो भी है लिखा हुआ खुद से उसको करते हैं। तो देखिए अब ये नहीं है कि 100% आपका गारंटी नहीं है। देखिए 100% गारंटी नहीं है कि यही ऑब्जेक्टिव आएगा, हाँ, लेकिन इससे बाहर, इस टॉपिक से बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी आपका रिजल्ट होता है, टॉपिक का जो भी रिजल्ट होता है, जो रिलेशन होता है या फिर जो वन लाइनर होता है, वन लाइन का आंसर जो होता है, ठीक है, ऐसा चीज़ से ही ऑब्जेक्टिव उठा के पूछा जाता है, बाहर से और कहीं ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। तो सबसे पहला हमारा है मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस हैव। अब मॉलिक्यूल्स के पास, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास कौन सा एनर्जी होता है इस ऑप्शन के हिसाब से, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है, या फिर कोई भी नहीं होता है। तो हम लोगों ने शुरुआत में ही जब काइनेटिक थ्योरी का शुरुआत हुआ था तभी हम लोगों ने कहा था मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये इसका आंसर हो गया ए, और इसमें आंसर टिक लगाया हुआ नहीं है। ये पीडीएफ जो मिलेगा आपको, ये जो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा आपको, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर आपको वीडियो में बताया जा रहा है, और आप जो है वो अपने हिसाब से टिक लगाते हुए चलिए या कॉपी में लिखते हुए चलिए, नोट करते चलिए, जैसे भी आपको आंसर नोट करना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा पीडीएफ, आंसर आपको बस नोट करके रखना है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर ये जो बुक का है इसका 1 का आंसर हो गया ए। दूसरा है हमारे पास द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू आप लोगों ने क्लास 11-12 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, प्रेशर डेंसिटी एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज। प्रेशर डेंसिटी और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पूछ रहा है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, या प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, हम लोगों ने टॉपिक किया हुआ है, पूरा का पूरा एक टॉपिक किया हुआ है, वहाँ पे जाके देखिएगा कैसे आंसर आया हुआ है। उसका आंसर हम लोगों ने ये निकाला हुआ था 1/3 रॉ सी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, और वहाँ पे जो टॉपिक हम लोगों ने किया हुआ था वहाँ पे हम लोगों ने सी के जगह पे वी स्क्वायर RMS लिखा होगा या फिर वी स्क्वायर लिखा होगा, तो वही हमारा आंसर है। और यही है क्या, यहाँ पे वही चीज़ है। तो 1/3 रॉ सी स्क्वायर, या फिर रॉ के जगह पे कभी कभी अगर MN भी दे दे तो आप समझ जाइएगा वो किसके बात कर रहा है, डेंसिटी का ही बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल इफ़ द टेम्परेचर, मान लीजिए कि टेम्परेचर गैस का जो है वो डबल कर दिया जाए तो रूट मीन स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, पहले ये तो पता होना चाहिए। तो रूट मीन स्क्वायर VRMS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ
टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। और क्वेश्चन क्या है कि टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल, टेम्परेचर ऑफ ए गैस डबल करेंगे यानी कि 2T हो गया, टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर डबल कर रहे हैं तो रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी रूट 2 टाइम्स बढ़ गया, सिंपल से आंसर है रूट 2 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैस इन इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, कितना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू रूट टी स्क्वायर यानी टेम्परेचर का स्क्वायर 0 होता है या फिर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी इक्विलिब्रियम स्टेट में 0 होगा। वी एवरेज क्या होता है, 0 होता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एट टेम्परेचर टी इज, टी टेम्परेचर पे मोनो एटॉमिक गैस का एवरेज एनर्जी कितना होता है। तो देखिए एवरेज एनर्जी कितना होता है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम लोगों ने एवरेज एनर्जी देखा हुआ था कि एवरेज एनर्जी एक मॉलिक्यूल से जो अटैच होता है वो कितना होता है, 1/2 kT होता है, 1/2 kT होता है, ठीक है। 1/2 kT टेम्परेचर होता है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से हर जो एवरेज एनर्जी अटैच होता है वो होता है 1/2 kT, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये पूछ रहा है किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए पूछ रहा है। तो मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है, तो 3/2 kT हो जाएगा। ये 3 से इंटू हो जाता है तो 3/2 kT हो जाता है, या फिर सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा हुआ था F/2 kT, जहाँ पे F क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम था। तो ये मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। याद रहे वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, जब वाइब्रेशन कंसीडर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5/2 हो जाता है, ठीक है। तो वो भी याद रखना पड़ेगा आपको। मोनोएटॉमिक गैस पूछ रहा है, अभी वाइब्रेशन का जिक्र नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो 3/2 kT इसका आंसर हो गया ये, ठीक है, 3/2 kT। आगे बढ़ते हैं तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैज़ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। देखिए यहाँ पे तीनों का जिक्र किया हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन द रेशियो CP/CV इज। और ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक वीडियो में ही किया हुआ है, स्पेसिफिक हीट और डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला वीडियो देख लीजिएगा, या फिर जो नोट्स दिया गया था उसको भी अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर साफ साफ वहाँ पे निकाला हुआ था, ठीक है। वहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा, देखिए ये पूछ क्या रहा है, पहले CP/CV क्या पूछ रहा है, CP/CV जो ये स्पेसिफिक हीट का रेशियो हम लोगों ने कहा था वो हम लोगों को गामा के बराबर हम लोगों ने निकाला हुआ था, ठीक है। और ये पूछ रहा है गामा कितना होगा, तो गामा किसका कितना होगा, ये गामा पूछ रहा है हम लोगों को डायटोमिक का गामा पूछ रहा है। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेकर पूछ रहा है, ठीक है, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेकर पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा आपका, अगर वाइब्रेशनल में तो 2 होता है, ठीक है, वाइब्रेशनल में कितना होता है, 2 होता है, फिर रोटेशनल आ जाता है, फिर ट्रांसलेशनल आ जाता है। हम लोगों ने इसका डिटेल वीडियो किया हुआ है, डिटेल वीडियो अगर आप चेक कर लीजिएगा उसका आंसर, इसका आंसर प्रोसेस मतलब बताया गया है कि कैसे आंसर आता है, CP/CV आपको कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.29। कैसे निकाला गया उसका आंसर है, वो जाके टॉपिक चेक कर लीजिएगा, या फिर PDF जो टेलीग्राम पर भेजा गया उसको चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर निकाला कैसे गया वो आपको मिल जाएगा। 1.29 इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। 1.8 जो है 1.8 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट CP/CV, ये भी वही पूछ रहा है, गामा पूछ रहा है, डायटोमिक गैस के लिए पूछ रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाइब्रेशनल का जिक्र किया गया था लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशनल का जिक्र नहीं किया गया है, इसी बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो वाइब्रेशनल का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है इस बात को आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे वाइब्रेशनल का जिक्र किया गया है, इसीलिए आपको कहा गया है कि ये सारा चीज़ आपको एक एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनता है, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो ये भी गामा ही पूछ रहा है डायटोमिक गैस का, ये भी डायटोमिक गैस का गामा ही पूछ रहा था, लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी कंसिडर नहीं करना है, तो उस केस के लिए भी आंसर निकाला हुआ है, उसका आंसर होता है 1.40। ये जाके आप चेक कर लीजिएगा, दोनों का आंसर का डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो डिटेल हम लोगों ने निकाला हुआ था वो आपको मिल जाएगा कि कैसे निकाला हुआ है, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया था। अगर नहीं याद है तो वीडियो फिर से देख सकते हैं, या फिर PDF दिया गया आप लोगों को, ग्रुप में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1.8 का आंसर हो गया 1.40, ठीक है। डायटोमिक गैस का स्पेसिफिक हीट रेशियो जो होता है, गामा का वैल्यू पूछ रहा है एक्चुअली, तो 1.40 होता है। ये याद ही रख लीजिएगा क्योंकि ये सब चेंज होता नहीं है, तो जब भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपका काम आ जाएगा।
डायटोमिक, ट्रायटोमिक, नॉन लीनियर के लिए, लीनियर के लिए, फिर मोनोएटॉमिक गैस, सब के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए परफेक्ट गैस इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो P है वो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ ए गैस है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ए गैस का रिलेशन अब अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। देखिए आंसर यहाँ पे है, प्रेशर ऑफ ए गैस का रिलेशन क्या है, 1/3 ρ C², जहाँ पे ρ क्या होता है, डेंसिटी होता है, और डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। इतना याद है, इतना हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये P के जगह पे अगर ये जो रिलेशन हम लोग को दिख रहे हैं, इस हर एक रिलेशन में अगर पुट करें, हर एक रिलेशन में अगर आप ठीक से देखें तो हमारा यही रिलेशन फिट बैठता है, यही रिलेशन फिट बैठता है। कैसे बैठता है, देखिए ये क्या है 3/2, ठीक है, ये क्या है 3/2, 3/2 इंटू क्या बोल रहा है, P प्रेशर है, तो P प्रेशर है तो प्रेशर क्या है 1/3 ρ C², और ρ के जगह पे अगर हम लोग इसको ρ के जगह पे क्या लिख दे, m/v लिख सकते हैं, मतलब मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है तो मास बाय वॉल्यूम लिख देते हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/2, ठीक है, 1/2 बचा, और mc², ये तो है एक तरह का वेलोसिटी ही है, ठीक है तो वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी होता क्या, ½ mv² होता है, तो ½ mv² तो हमारे पास आ चुका है, ½ mv² तो ये आ गया, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग को इस रिलेशन से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा आप लोग को बता दिया गया, 3/2P, ठीक है। P का है प्रेशर है, प्रेशर का रिलेशन डालिए हर एक चीज़ में, जहाँ पे फिट बैठ जाए ½ mv² पर यूनिट वॉल्यूम, बस हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो बुक का क्वेश्चन है वो लास्ट है ये चैप्टर 1 का। फॉर ए गैस द RMS स्पीड एट 800 केल्विन, 800 केल्विन पे RMS स्पीड गैस का कितना होगा, तो वो ट्वाइस द वैल्यू ऑफ 2K, यानी 200K का डबल हो जाएगा। कैसे होगा, तो सेम है वही रिलेशन, प्रोपोर्शनल टू √ टेम्परेचर, फिर उसमें आप रिलेशन डालिएगा, वैल्यू डालिएगा, आपको फिर खुद से जो है वो पता चल जाएगा। अगर डिटेल चाहिए जाके टॉपिक चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा डिटेल जो है वो बताया गया है। जब RMS वैल्यू हम लोगों ने √m², स्पीड, वेलोसिटी, ये सारा चीज़ किया हुआ था, तो वहाँ पे सारा रिलेशन अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो वो जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया बुक का। अब हम लोग जो है वो खुद का जो टॉपिक कवर किया हुआ है उससे जो ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव निकाला हुआ, जो मेन रिजल्ट होता है, जो रिलेशन होता है, उसी से निकाला हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो भी है अब 20 ऑब्जेक्टिव जो बचा उसको देख लेते हैं और उसके आंसर भी देख लेते हैं, ताकि आपका रिवीजन होते हुए चले। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करना चाहते, या फिर जो टॉपिक होता है वो कुछ चीज़ में जो है वो रिवीजन करना नहीं चाहते हैं, तो इससे हो सकता है आपका रिवीजन भी हो जाए, आपका हेल्प हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन हमारा है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑकर्स व्हेन, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कब अकर होता है, मतलब कब होता है। बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कब देखने को मिलता है हम लोगों को, तो ये कब देखने को मिलता है, जब गैस जो है वो इक्विलिब्रियम का जो है वो उसका डिस्टर्ब किया जाता है। हम लोगों ने कहा ही था कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना होता ही इसलिए है ताकि अगर गैस को जो है वो इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो फिर वो उसको वापस इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए फिनोमेना जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस जो है वो क्या है, जब डिस्टर्ब उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब किया जाता है तब। और नोटा जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब ये समझ लीजिएगा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव यानी नोटा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम गिव राइज टू द, मोमेंटम यानी जो वेलोसिटी का जो ट्रांसपोर्टेशन था उससे क्या होता था, कौन सा फिनोमेना होता था, तो वो तो विस्कोसिटी होता था। कंडक्टिविटी में क्या होता है, थर्मल वो वाला जो होता है, ठीक है। उसके बाद हीट एनर्जी, और डिफ्यूज़न में क्या था, मास या फिर मैटर या फिर पार्टिकल। दूसरा हमारे पास वाई ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना देखने को क्यों मिलता है, तो अभी तो आंसर इसका बताया गया, जब गैस इन इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, और वो जो मतलब अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन को फिर से अचीव करना चाहता है, ठीक है। तो पहला ये क्या है, डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए तो नहीं होता है, डिस्टर्ब जो हुआ है उसको वापस ठीक करने के लिए होता है। तो टू ब्रिंग द इन इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा कंडीशन, क्योंकि इन इक्विलिब्रियम यानी फिर से डिस्टर्ब करने के लिए तो नहीं हो रहा है ये, और ये दोनों क्वेश्चन वही चीज़ है, ठीक है, लिखा हुआ अलग से है लेकिन क्वेश्चन ये जो बता रहा है दोनों एक ही चीज़ को बता रहा है। तो ब्रिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट ये होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम को वापस पाने के लिए या फिर इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए ही ट्रांसपोर्ट फिनोमेना होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया सी, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट एनर्जी गिव्स राइज टू द, अभी अभी बताया गया, कंडक्टिविटी। ठीक है। इन डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, अभी अभी ये भी बताया गया है, मास का होता है। ठीक है, यानी पार्टिकल या फिर मैटर, अगर लिखा हुआ है मास लिखा हो, चाहे पार्टिकल लिखा हो, चाहे मैटर लिखा होगा, आंसर उसका यही रहेगा। ठीक है, ये हो गया डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न में मास का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या फिर पार्टिकल का, या फिर मैटर, जो भी लिखा हुआ है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विथ कंसीडर्ड मॉलिक्यूल, यानी कि जो भी दो मॉलिक्यूल्स टकराने वाले हैं उसका कंडीशन क्या था। हम लोगों ने कंडीशन ऑफ जो कोलिजन है वो भी डिस्कस किया हुआ था डिटेल में। तो देखिए, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कोलिजन डायमीटर, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर उसको आपने ठीक से रिकॉल किया है तो आपको आंसर पता चल जाएगा। इफ़ देयर सेंटर्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स टकराने वाले हैं उनका सेंटर हैज ए डिस्टेंस इक्वल टू द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो सही है। ठीक है, मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर होना चाहिए दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये तो सही है। आगे देखते हैं, इफ सेंटर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये सर्कमफ्रेंस बोल रहा है। सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, तो सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा तभी भी ये टकरा सकता है। और ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ये क्या है, ये हम लोगों ने कैसे बनाया हुआ था, ये सर्कमफ्रेंस है क्या, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बना कैसे था। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर आपको याद हो तो जो मॉलिक्यूल्स हमारा था, जो मॉलिक्यूल्स आसपास के मॉलिक्यूल्स को लेके हम लोगों ने एक इमेजिनरी क्या करते हैं, स्फीयर ड्रॉ करते हैं, और वो इमेजिनरी स्फीयर सबके सेंटर से होके ही तो गुजरता है। तो सेंटर से होके गुजर रहा है, यानी स्फीयर के सर्कमफ्रेंस पे, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी सही रहेगा, बोथ ए एंड बी सही रहेगा। और तीसरा हमारे पास क्या है ऑप्शन, इफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक्सीड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब उससे बाहर जाएगा तब तो टकराने का बात ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, कैसे होता है वो समझ गए होंगे, डिटेल के लिए अलग से वीडियो बनाया गया, वो जाके देख लीजिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन लेयर्स, ये हम लोगों ने कहा ही था, दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो विस्कस फोर्स होता है, विस्कोसिटी। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एक्सप्लेन बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज़ करके मदद से उसका क्या क्या चीज़ हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं जो इसमें दिया गया, डिफ्यूजन, विस्कोसिटी और कंडक्टिविटी, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए नॉन के जगह पे ऑल होना चाहिए था। ठीक है, नॉन के जगह पे ऑल होना चाहिए था ऑप्शन, यहाँ पे नॉन के जगह नहीं होगा, ऑल होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, क्योंकि हम लोगों ने सभी में जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मदद से ही एक्सप्लेन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब ही आपको समझाया गया था। ठीक है, एक एक स्टेप पे, हर एक स्टेप पे जो बढ़ता या फिर घटता हुआ होता है, हर एक यूनिट पे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बढ़ रहा है यानी पॉजिटिव ग्रेडियंट, और नीचे घट रहा है एक एक स्टेप पे यानी निगेटिव ग्रेडियंट, यानी कि ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को बता रहा है। और टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, वेलोसिटी होगा वेलोसिटी के बारे में बताएगा, हीट एनर्जी होगा हीट एनर्जी के बारे में बताएगा। तो ग्रेडियंट क्या है, अगर सिर्फ ग्रेडियंट लिखा है तो पॉजिटिव ग्रेडियंट लिखा होगा तो इंक्रीज को बताएगा, निगेटिव ग्रेडियंट लिखा होगा तो डिक्रीज को बताएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ ग्रेडियंट लिखा है तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को बता रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, गैस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन डैश अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स के हिसाब से क्या था, गैस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सिंपल सा आंसर है इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रैंडमली भी होता है, देखिए रैंडमली भी ट्रेवल करता है, लेकिन जब मोशन कहा जाएगा तो रैंडमली ज़्यादा सही होता है उसका आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ट्रैवल कैसे कर रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, मोशन कर रहा है रैंडमली, अगर वो भी आंसर में रहता है और स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है तो रैंडमली भी सही रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इन, ये तो डिफिनीशन ही है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फ्री पाथ होता है, मीन फ्री पाथ नहीं होता। फिर कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि मीन फ्री पाथ होगा, फ्री पाथ होता है, और सारे फ्री पाथ का एवरेज मीन फ्री पाथ होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, डिफरेंस आपको जो है वो रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स वेराइज फ्रॉम, मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। तो देखिए इस बात का भी यहाँ पे भी स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं हो जाना। स्पीड का बात करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे 0 से इन्फिनिटी तक। वेलोसिटी के बाद अगर यहाँ पे वेलोसिटी लिख दिया जाए तो वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाता है। ठीक है, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं आता है, तो 0 से इन्फिनिटी तक इसका आंसर होगा ए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रूट मीन स्क्वायर यानी VRMS की बात कर रहा है, और VRMS क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो RMS वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, उसी का दूसरा क्वेश्चन है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा था, अगर आप लोगों को याद हो VRMS का जो टॉपिक था उसमें टेम्परेचर के जो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है उसका जो है वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, मॉलिक्यूलर वेट है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्क्वायर रूट ऑफ इस मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको आराम से आप खुद से कर लीजिएगा, नहीं भी आता है तो एक बार गूगल मार लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना में तो आप कर ही सकते हैं। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा, खत्म बात, ठीक है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, टेम्परेचर के, प्रेशर के, या वॉल्यूम के, या डेंसिटी के। तो एवरेज एनर्जी या जो इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी के आसपास जो टॉपिक चल रहा था उसी में ये सारा चीज़ बताया गया था कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो टेम्परेचर यानी कि अपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ए फ्लाइंग हाउस फ्लाई, एक मक्खी है मान लीजिए जो कि रूम में घूम रही है, जो भी है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। ये क्वेश्चन बदल सकता है, मतलब ये इसके एग्जाम्पल बदल सकता है, इसके जगह पे चींटी एक रोप पे चल रहा है, स्ट्रेट रोप पे, फिर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेगा, हो सकता है कुछ भी यहाँ पे जो है एग्जाम्पल बदल सकता है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम का बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। नहीं भी पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो भी आपका काम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, फ्लाइंग हाउस फ्लाई, फ्लाइंग हाउस फ्लाई का डिग्री, उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है क्या, डेफिनेशन बेसिकली, तो जो एक क्या था, हम लोगों को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जितना कोऑर्डिनेट का ज़रूरत होता है वो क्या हो जाता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हाउस फ्लाई क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है यानी उड़ रहा है, तो इसमें एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट का ज़रूरत रहेगा, यानी कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और सिर्फ वो ज़मीन पे रहेंगेगा तो हमारे पास जो उसमें एक्स और वाई का ज़रूरत पड़ेगा, तो एक्स और वाई का ज़रूरत पड़ेगा यानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और सिर्फ एक लाइन पे रहता है तो लाइन पे हम लोगों को क्या चाहिए होता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है, ठीक है। एक्स से डिस्टेंस बता देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्लीट, मतलब उस चीज़ को कंप्लीटली हम लोग डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। अगला है हमारे पास, एट ए वेरी हाई टेम्परेचर ए डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज़ कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए DOF लिखा हुआ है यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो हाई टेम्परेचर पे डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो जब भी हाई टेम्परेचर कहा जाए तो एक चीज़ आपको बस ये ध्यान रखना है, हाई टेम्परेचर पर ही वाइब्रेशनल जो एनर्जी होता है, वाइब्रेशनल मोशन जो होता है वो कंसीडर किया जाता है, यानी कि वो पिक्चर में आता है। हम लोगों ने बार बार यही कहा था उस टॉपिक के दौरान। तो हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अटैच होता है। तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल का 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, साथ में हाई टेम्परेचर बोल रहा है यानी 2 और जुड़ जाएगा यानी 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। और नॉर्मल टेम्परेचर पे जो रूम टेम्परेचर होगा उस पे 5 होगा आंसर इसका, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर नहीं कहा जा रहा है तब, ठीक है। हाई टेम्परेचर यानी 7 यानी 2 प्लस हो जाएगा, और नॉर्मल टेम्परेचर पे कहा जाएगा तो आंसर होगा 5। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। अभी हम लोगों ने इसका आंसर किया था थोड़ा देर पहले ही कि जो एक जो मॉलिक्यूल है उसके साथ कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम में, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी जो है वो एसोसिएट होता है, मॉलिक्यूल्स का कितना एनर्जी एसोसिएट होता है। तो हम लोगों इसका डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन अगर याद हो तो आपका आंसर भी याद है, ½ kT इसका आंसर होगा, ठीक है। ½ kT इसका आंसर होगा। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का, हर एक मॉलिक्यूल्स के साथ, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है वो होता है ½ kT। ये अकॉर्डिंग टू द इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी ही है। नेक्स्ट है हमारे पास, ईच वाइब्रेशनल एनर्जी हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी इसका आंसर बताया गया है, हर एक वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अटैच रहता है हमेशा। फॉर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए कहा जा रहा है, लीनियर के लिए नहीं कहा जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। फॉर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ CP/CV इज। अब ये भी देखिए क्या हो रहा है,
CP/CB का फिर एक क्वेश्चन आ गया, यानी कि गामा का वैल्यू पूछ रहा है। और गामा का वैल्यू किसके लिए पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, उसमें भी नॉन लीनियर के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, नॉन लीनियर के लिए पूछ रहा है। लीनियर के लिए भी पूछ सकता है, नॉन लीनियर के लिए भी, या फिर ट्राई एटॉमिक डायरेक्ट दे सकता है। तो डायरेक्ट ट्राई एटॉमिक दे देगा तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी, फिर से वही चीज़ बात है कि कंसीडर नहीं करना है। जब तक वाइब्रेशनल एनर्जी कंसीडर करने को ना कहा जाए तब तक आपको नॉर्मल ही डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चलना है। ठीक है, फॉर ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ CP/CB इज 1.33। ठीक है, इसका आंसर हो गया 1.33। और जो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कहा जाएगा तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आप निकाल सकते हैं, सेम वैसे ही उसका प्रोसेस जो है वो बताया गया है, उसको जाके डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि ये आंसर जो है वो एक लाइन का आंसर है, तो इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का चांस है कि पूछा जाएगा। और वैसे भी एक लाइन का आंसर है तो इसमें याद करने में भी ज़्यादा झमेला नहीं है आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ करेक्ट, जो भी दिया गया है इसमें से कौन सा करेक्ट है? अगर आपको सारा रिलेशन याद है तो आपका आंसर भी याद ही रहेगा। VRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो बड़ा होता है एवरेज स्पीड से, V बार यानी एवरेज स्पीड है, और फिर लेस देन यानी कि छोटा होता है किससे? VMP यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से छोटा होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास VRMS स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड से छोटा होता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से बड़ा होता है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास VRMS स्पीड जो है वो बड़ा होता है दोनों से। VRMS स्पीड जो है वो किससे बड़ा होता है? एवरेज स्पीड से भी बड़ा होता है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से भी बड़ा होता है। तो दो ये आंसर सही है, क्योंकि VRMS स्पीड इज़ ग्रेटर देन V बार यानी कि V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का C। ये पूरा का पूरा एक रिलेशन ही आपको बताया गया है, आप नोट्स चेक कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। आगे हम लोग बात कर रहे हैं तो रिलेशन बिटवीन गामा एंड टाउ, यानी कि मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन हम लोगों ने देखा हुआ था, अगर आपको रिलेशन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार जाके फिर से चेक कर लिया, क्योंकि रिलेशन ही रिजल्ट बार बार वही कहा जा रहा है कि इसी सबसे ऑब्जेक्टिव बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या? गामा लेमदा इज इक्वल टू, सॉरी लेमदा इज इक्वल टू, गामा नहीं लेमदा, बार बार गामा कहा जा रहा है। लेमदा इज इक्वल टू V टाउ, फिर ये यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू लेमदा बाई V, ये है लेमदा इज इक्वल टू टाउ, और बोथ A एंड B। ठीक है, तो ठीक से देखिएगा, ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों तो सेम ही रिलेशन है, इसमें तो कोई फ़र्क है ही नहीं। लेमदा इस तरफ आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टाउ इस तरफ टाउ या क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये इस तरफ आ सकता है, इन दोनों को उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, V इधर चला जाएगा तो V टाउ हो जाएगा, तो V टाउ इज इक्वल टू गामा, V टाउ इज इक्वल टू गामा, वही चीज़ सेम चीज़ लिखा हुआ है, यानी कि दोनों में कोई फ़र्क है नहीं, यानी कि बोथ A एंड B दोनों रिलेशन होगा गामा और टाउ के बीच का रिलेशन। ठीक है, यानी मीन फ्री पाथ और गामा नहीं लेमदा। ठीक है, बार बार वही निकल जा रहा है कि गामा नहीं, यहाँ पे लेमदा है, लेमदा मीन फ्री पाथ है और टाउ है मीन फ्री टाइम, दोनों के बीच का रिलेशन ये भी है ये भी है, क्योंकि ये दोनों एक ही इक्वेशन है, बस इसको थोड़ा सा सफल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है? टेम्परेचर पे या प्रेशर पे या फिर किसी पे भी, दोनों में से किसी पे भी नहीं, या फिर दोनों पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता है या फिर दोनों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे प्रेशर पे। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा प्रेशर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, यानी प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा एंड डिफ्यूजन। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, अगर आप ठीक से देखिएगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और इसके बीच का रिलेशन बोल रहा है, तो इसको अगर देख लीजिएगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर है किसके? कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन बराबर है किसके? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ऐसा कुछ था नहीं हम लोगों के रिलेशन में, अगर आपको ध्यान हो तो। हम लोग के रिलेशन में क्या था? ये था, सिर्फ हम लोगों के रिलेशन में सिर्फ ये था। अगर आप ठीक से देखिएगा तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो इसके साथ ऐसे रिलेटेड है, ना कि ऐसे रिलेटेड है। अगर हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब डिफ्यूज़न बाय डेंसिटी हो जाएगा। डिफ्यूज़न बाय डेंसिटी नहीं होना है, हम लोगों को डिफ्यूज़न और डेंसिटी को एक साथ रखना है, मल्टीप्लाई में रखना है, ना कि डिवाइड में रखना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू डिफ्यूज़न इंटू डेंसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूज़न इंटू डेंसिटी, ये हमारा हो गया आंसर।
ठीक है। तो फिलहाल ये हमारा जो 30 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से कहीं से भी आ सकता है। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसका PDF तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आंसर आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है देख लीजिएगा। अगर इससे भी ज़्यादा अगर कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन का आंसर जो है वो कि ऐसे कैसे हो गया, तो अगर वीडियो नहीं बनाया गया उसके ऊपर या फिर नोट्स नहीं दिया गया है, तो आप जाके कमेंट कर दीजिएगा या फिर ग्रुप में बोल दीजिएगा, उसका अलग से आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।